खबर है जहां युवक को मुंह में गोली मारने के मामले में मामूली विवाद को लेकर की ये गोली मारी गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल पिस्टल भी जब्त कर ली गई है। कदमा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया था जहां युवक को निशाना बनाया गया था, उसके मुंह में गोली मारी गई थी और इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल पिस्टल भी जब्त कर लिया गया है। कदमा थाना क्षेत्र का मामला सामने आया था। चाईबासा से बड़ी खबर है जहां होटलों में प्रशासन और पुलिस ने देर रात छापेमारी की। सदर एसडीओ के निर्देश पर बीती देर रात को जिला और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में 8 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस बल को अचानक सामने देख होटलों में हड़कंप मच गया और कुछ लोग मौके से भागने में भी सफल रहे। छापेमारी के दौरान टीम ने होटलों के संचालन, शराब परोसने और उनके वैध दस्तावेजों और लाइसेंस की बारीकी से जांच की। रांची में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। राजू रंजन को राज्य अस्पताल में एक सड़क हादसे के बाद भर्ती किया गया था, जहां उसका पैर में फ्रैक्चर का इलाज चल रहा था। करीब 40 दिन अस्पताल में रखने के बाद उसकी मौत हो गई। मौत का कारण पैर में इंफेक्शन बताया गया और परिजनों को 16 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया। मामला जैसे ही बढ़ा, सीएम ने इस पर संज्ञान लिया और मामले पर कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद 3 सदस्यीय टीम ने अस्पताल की जांच की। बताइए, आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? पेशेंट को देखने के लिए ऐसा किया जाता है। भाई हम लोग मीडिया के साथ नहीं देखा तो सीएम क्यों नहीं कर रहा है? खाली पैसा चाहिए। हॉस्पिटल में आवाज नहीं दे दीजिए, लेकिन पैसा लाके दीजिए, फिर इलाज होगा। मैनेजमेंट को बुला वही बस खबर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज 18 से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मामले के संज्ञान में होने की बात कही, साथ ही पूरे मामले पर जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। तो देखिए, न्यूज 18 से बातचीत की और इस पूरे मामले को लेकर के हमने उनकी राय जाननी चाहिए। जिस तरीके की पूरी तस्वीर राज्य अस्पताल से सामने आई है, परिवार वालों का गुस्सा भड़क उठा। उस शख्स की मौत हो गई, इन्फेक्शन की बात कही गई। एक्सपर्ट्स को हमने भेजा वहां पर और जांच चल रही है और संभवतः कल तक रिपोर्ट हमें मिल जाएगा। अगर दोषी जो पाया जाएगा हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के प्रबंधक, तो डेफिनेटली। तो ये राज्य अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर इस शख्स की मौत के बाद से परिवार वाले लगातार आक्रोशित थे और उनका कहना था कि 16 लाख रुपए का उन्हें बिल थमाया गया। 30 से 40 दिन तक का इलाज चला, इन्फेक्शन की बात कही गई और आखिर ये मौत कैसे हुई, क्यों हुई। राज हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो जैसे सोशल मीडिया में ये बातें चली तो हमने संज्ञान में लिया। हमने टीम को वहां पे भेजा, एक्सपर्ट्स को हमने भेजा वहां पर और जांच चल रही है और संभवतः कल तक रिपोर्ट हमें मिल जाएगा। अगर दोषी जो पाया जाएगा हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के प्रबंधक, तो डेफिनेटली मैं उस पर एक्शन लूंगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि रोड एक्सीडेंट में वो बच्चे का पैर टूट गया था और उसके बाद उनका ऑपरेशन होना था और उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया, लेकिन पेशेंट का जो पैर था मैम, वो उसको परिवार को कहा गया था कि उस पैर को काटना पड़ेगा। उसके बाद भी परिवार वालों ने सहमति नहीं दिया। 41 दिन तक वो बच्चा वहां पर रहा, तो जिसके कारण वो जो बिल बहुत ज्यादा हो गया है। उसके बाद भी हमने कहा कि जांच करो और अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। समय दीजिए, अगर जो भी लैप्स हुआ है, जो भी दोषी डॉक्टर जिम्मेवार होंगे, तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा।
ये प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ मनमानी चलता है, आप जान रही हैं। न केवल झारखंड में, अन्य राज्यों में भी प्राइवेट हॉस्पिटल का मनमानी चलता है। अगर गलती होगा तो हम अंकुश लगाएंगे। हमने कहा है कि अगर गलती होगा तो हॉस्पिटल को हम खुद जाकर सील करेंगे। इरफान अंसारी के बयान का राजू रंजन के पिता ने खंडन किया और कहा कि हमने डॉक्टरों को मौखिक रूप से तुरंत पैर काटने की अनुमति दे दी थी। सर ने बोला कि इनको सर्जरी करना था, नहीं करने दिया गया। हमसे परमिशन मांगे, हम मौखिक आदेश दे दिए कि बचाया जा सकता है तो पैर काट दीजिए। बोले प्रकाश चंद्रा सर बोले कि अब इसका पैर काटना होगा, पैर हटवा दो। हम तुरंत बोले हैं अभिषेक सर को कि सर पैर हटा दीजिए। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सभी वाहन लौटाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 4 वाहन की मांग थी क्योंकि 3 वाहनों में भेड़ बकरियों की तरह बैठने को मजबूर हो जाते थे। वित्त मंत्री के बयान के बाद सरकार और पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। राज्य में वित्त मंत्री की सुरक्षा आज के समय में एक सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरा है। हमारे साथ सीधे यहाँ पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, एक अचानक एक बात आती है कि आपकी सुरक्षा को लेकर, ये पूरा मामला क्या सर, तो बताया जाए इसको। सबसे पहले तो बता दें कि मुझको अपनी सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं, चाहे वो प्रोटोकॉल के अंतर्गत गार्ड हो या ना हो। जब हम मंत्री नहीं थे तो भी तो क्षेत्र में मूवमेंट हमारा होता था। हम उस समय भी उग्रवाद के खिलाफ बोलते रहते थे, अपराधियों के खिलाफ बोलते रहते थे और आज भी बोलते हैं। ये गार्ड, उस समय तो गार्ड नहीं था इतनी संख्या में, तो बोलते थे। मुझको कोई खतरा नहीं और हम जानते हैं कि अपनी सुरक्षा मुझको कैसे करनी है। मैंने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मैंने कोई याचना नहीं किया था। मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ये पत्र लिखा था कि 16 गार्ड हैं, 3 गाड़ियों में ठूंस कर बैठाने से उनकी सुरक्षा को खतरा होता है। शायद मैडम हमसे बेहतर जानती होंगी सुरक्षा के मामले में, लेकिन उनसे कम हम नहीं जानते। शायद मैडम बूढ़ा पहाड़ गई होंगी, चुमरा पहाड़ गई होंगी, सरयू एक्शन प्लान के अंतर्गत जितने गांव पड़ते हैं वहाँ गई होंगी, सारंडा के जंगलों में गई होंगी और तब ये महसूस की होंगी कि एक मंत्री की सुरक्षा में बस 3 ही गाड़ी की आवश्यकता है, 4थे गाड़ी की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर भेड़ बकरी की तरह ठूंस कर बैठाइएगा और जब कहीं मोर्चा लेने की ज़रूरत हो जाए तो वो आपस में ही टकरा जाएंगे, इतने में तो काम ही तमाम हो जाएगा। इसमें सरकार से को बीच में कहीं लाने की ज़रूरत नहीं। ये मामला है वित्त मंत्री और वित्त विभाग के संयुक्त सचिव और गृह विभाग के पुलिस विभाग के महानिदेशक के बीच का। और इशूज यही है कि सिस्टम काम करेगा और करना पड़ेगा। एक राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर आपको पत्र दे रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। लोकल मीडिया को बता रही हैं कि उनके पास पर्याप्त वाहन उपलब्ध हैं। यही बात मेरे पूछे हुए लिखे हुए पत्र के आलोक में आप भेज देती। आपने उचित नहीं समझा कि अरे मंत्री है, हम उससे भी ऊपर हैं, पुलिस महानिदेशक का पद उससे भी ऊपर। अगर ये भावना है तो ये भावना तो मेरे ऐसा मंत्री तो नहीं बर्दाश्त करेगा। ये माना जाए कि विभाग के अधिकारी खुद को वित्त मंत्री से बड़ा मान रहे हैं, एक तो सवाल। हम भी माने कि आप लोग भी कुछ मानिएगा, आप लोग भी कुछ मानिए। और जब मैं कर रहा हूँ तो एक बार संयुक्त सचिव से भी पूछिए और डीजी, शायद आप लोग की मुलाकात डीजी से नहीं हो सकती है, लेकिन डीजी झारखंड से भी पूछिए। हो गया, हमको जितना कहना था उतना कह दिया। वित्त मंत्री साफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी सुरक्षा को लेकर कह रहे हैं कि मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो गार्ड चलते हैं, सुरक्षाकर्मी चलते हैं, उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। और जाहिर है इसमें जो आपको सीधे पुलिस मुख्यालय पर सवाल है, विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं कि वास्तव में वित्त मंत्री अगर किसी बात को रखते हैं तो उनकी बात का वजन क्या विभाग के अधिकारियों से कम है? सवाल पुलिस मुख्यालय पर भी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत जोरों पर है। इस पूरे मामले पर नवीन जायसवाल ने सीधे राज्य सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार में वित्त मंत्री की सुरक्षा को लेकर यह स्थिति है तो सामान्य विधायक और आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा।
अब आप सोचिए कि वित्त मंत्री अपने ही डीजीपी पर आरोप लगा रहे हैं, अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो झारखंड सरकार किस तरह चल रही है ये समझ से परे है। आम आदमी का तो कोई सुनने वाला नहीं है, थाना जाता है कोई सुनने वाला नहीं है, ऊपर वरीय पदाधिकारी के पास जाता है भेंट नहीं होता है। जब मंत्री का बात कोई नहीं सुन रहा है तो विधायक या आम आदमी का सुनने वाला कोई नहीं है। इसी का परिणाम है कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है। हजारीबाग में कोयला खदान में मजदूर की मौत के बाद राज्य भर में सियासी बयानबाजी तेज है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं झारखंड बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के संरक्षण में कई जगहों पर इस तरह की खदानें चल रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इसकी वजह से इस तरह की घटना बढ़ती है। वहीं बीजेपी और बाबूलाल मरांडी के आरोप पर जेएमएम ने कहा कि बाबूलाल बेचैन हैं, उन्हें पार्टी के अंदर कोई सम्मान नहीं मिल रहा। कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहिए। कोयला खनन जो है, खास करके अवैध खनन जो है, वो एकदम इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। अब आप देखिए, गरीबों को पकड़ के लाया जाता है और उनको छोटे छोटे सुरंगों के जरिए बंद पड़े खदानों में घुसाया जाता है। मौतें हो जाती हैं गरीबों की, कोई बॉडी क्लेम करने वाला नहीं होता। ये सरकार, ऐसा लगता है कि सत्ता के संरक्षण में ही पूरा काला धंधा चल रहा है कोयले का। जो भी घटना होता है, एक लोग मरे, 2 लोग मरे, लोग हताहत होते हैं, दुर्भाग्यजनक बात है। और सरकार इतनी संवेदनशील है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठे हैं लेकिन राज अस्पताल में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर भी संज्ञान लेते हैं। यह है झारखंड की तासीर, ये होता है शासन का इकबाल। कोयला खदान किसके अंतर्गत था? CCL, BCL, ECL, ये सारे केंद्र सरकार में 12 साल से आपकी सरकार है। आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? आपका CRPF का पूरा टीम वहां होता है, आपकी सिक्योरिटी जो रहती है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है। रह गई बात राज्य सरकार की, राज्य सरकार उनको जो उनके हिस्से की मुआवजा होगी निश्चित रूप से करेगी। झारखंड में शहर की सरकार बने करीब 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक रांची नगर निगम अपना काम शुरू नहीं कर पाया है। बारिश का मौसम है और ऐसे में निगम की भूमिका और शहर को व्यवस्थित करने में अहम हो जाती है, लेकिन रांची मेयर और पार्षदों का कहना है कि अब तक रांची नगर निगम को फंड नहीं मिला है, जिस कारण शहर का विकास नहीं हो पा रहा है। और इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा कि फंड मिलेगा और कई नगर निगम को फंड मिल चुका है। नगर विकास मंत्री पर ऐसे आरोप लगाना सही नहीं है। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि शर्म की बात है कि मेयर को फंड के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। देखिए, फंड भी मिलेगा, मुझे तो जानकारी है। अन्य जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका झारखंड में और भी हैं, फंड मिल रहा है सभी को। एक प्रक्रिया होती है और खास करके वर्तमान नगर विकास मंत्री इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उस तरह के आरोप लगाना शोभा नहीं देता। लेकिन ये देखिए, जब राजधानी रांची की मेयर सड़कों पे उतरेंगी, यहाँ के वार्ड पार्षद सड़कों पे उतरेंगे, तो फिर क्या बच जाता है? ये लोकतंत्र के 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं साहब। राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सिर्फ राजनीतिक छोटी सोच के कारण फंडों को नहीं रोकना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सणंद स्थित सीजी सेमिकन ओसेट प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप की पहली खेप वैश्विक बाजार के लिए रवाना भी की गई। पीएम मोदी ने उद्घाटन के दौरान चिप बनाने वाली टीम के 15 सदस्यों से संवाद भी किया। इस टीम में झारखंड की 3 बेटियां शामिल रहीं। जमशेदपुर के बागबेड़ा की बेटी तनिषा गौतम, गिरिडीह की पूनम कुमारी और पश्चिमी सिंहभूम की प्रियंका ने पीएम से बात की और सभी ने पीएम से बात कर खुशी जताई और इसको बहुत ही अनोखा अनुभव बताया। मैं आज जिन बेटियों से मिला, झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, कोई केरल से, कोई छत्तीसगढ़ से और जय जोहार से ही हमारी बात शुरू हुई, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूं तो मुझे पता है। उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहां कंडक्ट कर रही थी, गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर।
जोहार सर, मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी है और एक मेरी बहन, जिसकी शादी हो चुकी है। मैंने अपनी 12th की पढ़ाई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विरनी से की है। उसके बाद मैंने ITI किया। ITI करने के बाद प्लेसमेंट हुआ CG सेमी में। यहाँ आने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके मजाक उड़ाते हो कि ITI क्या होता है? पहले तो लगता था कि हाँ गांव की लड़की है, बाहर जाके पढ़ रही है। रांची में जब मैं थी तो कि बाहर जाके पढ़ रही है, कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे ही जा रही है बस टाइम पास करने के लिए। लेकिन नहीं, अब उन्हें लगता है कि हाँ एक्चुअल में कुछ कर रही है। आप लोगों का एक वीडियो तो बड़ा पॉपुलर हुआ था। ऐसे जोहार सर, मेरा नाम प्रियंका धनवार है और मैं झारखंड के वेस्ट सिंहभूम जिले की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे भैया हैं और मैंने भी अपनी पढ़ाई ITI तक करी हुई है। उसके बाद मैं यहाँ CG सेमी में आई और हमें भी मुझे भी जाने का मौका मिला मलेशिया ट्रेनिंग के लिए है। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी मैं ऑपरेटर के रूप में काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अभी काम कर रही हूँ। गुजरात में कितने साल हुए आप लोगों को? सर 1 साल। 1 साल हुआ। तो मीठी दाल खाना तो बड़े परेशानी होती होगी। इंट्रैक्शन सेशन में 13 लड़कियों का चयन हुआ था और बहुत सारी लड़कियां मध्य प्रदेश और झारखंड से ही बिलोंग करती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी लड़कियां झारखंड से थी, जमशेदपुर से थी, इन सारी लड़कियों की बहुत ज़्यादा सराहना की है कि झारखंड एक ऐसा पिछड़ा हुआ राज्य जहाँ पर आज भी बहुत सारी लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। वो सारी लड़कियाँ इतने दूर से अपने घर से 2700 किलोमीटर दूर आके गुजरात में काम कर रही हैं, सेमीकंडक्टर में काम कर रही हैं, सेमीकंडक्टर में मशीन को ऑपरेट कर रही हैं। कई लड़कियां टेक्नीशियन हैं। ये हमारे पूरे देश के लिए, जमशेदपुर के लिए, झारखंड के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड प्रदेश आरजेडी कार्यालय में आज स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, साथ ही केक काटकर खुशियां मनाई गई। इस दौरान आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि लालू प्रसाद ने जो आरजेडी की नींव रखी है उसे और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। जो पिलर खड़ा किया आज इसका जीवंत उदाहरण है कि हमारे ऐसे लोग भी आज आपके सामने बोल रहे हैं। इसलिए हम आज के दिन में बहुत बहुत बधाई देते हैं 30वां स्थापना दिवस पर। और राष्ट्रीय जनता दल फिर परचम फहराएगा बिहार में, झारखंड में भी। और हमको उम्मीद है कि राजद के कार्यकर्ता जितने भी गांव कस्बा में चाहने वाले लोग हैं, सब आज जो है कि अपने अपने गली में, कुछ में, कई जगह स्थापना दिवस मनाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में आज पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती मनाई गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामविलास पासवान के जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बहुत महान आज का दिन है हम लोग पार्टी के लिए। पूरे देश में जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, हर राज्य में मनाया जा रहा है। उसी प्रकार झारखंड में विशेष रूप से यहाँ पे जयंती मनाया जा रहा है। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिला में हर जगह हमारा कार्यक्रम भव्य तरीका से चल रहा है। खबर गढ़वा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी ने मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया और पूर्ण निर्मित देसी कट्टा सहित हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। धनबाद से बड़ी खबर, जहां के टुंडी पहाड़ों में जंगली हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है। हाथी भोजन की तलाश में पहाड़ से नीचे उतरकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। शनिवार देर रात हाथियों के झुंड ने एक ग्रामीण के घर को तोड़ दिया और फसल और पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत है। रात के समय में बिजली नहीं होने से हाथी गांव में प्रवेश कर जाते हैं। लोगों ने बिजली विभाग से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। चलिए बात अब चाईबासा की करेंगे, जहां जगन्नाथपुर क्षेत्र में पिछले 4-5 दिनों से जंगली हाथियों का झुंड घूम रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीती रात हाथियों का झुंड मोंगरा पंचायत के हिसापी गांव पहुंचा, जहां उन्होंने किसानों की सब्जी फसल, धान और मड़वा की नर्सरी को नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने भिंडी की फसल भी बर्बाद की और एक घर और मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया। जामताड़ा में सार्वजनिक सड़क पर मिट्टी गिराकर रास्ता बाधित करने के मामले में नगर पंचायत ने कार्रवाई की। गांधी मैदान के पास न्यू टाउन जाने वाले मुख्य मार्ग पर मिट्टी गिरने से सड़क जाम हो गई थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई।
सूचना मिलने पर नगर पंचायत और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से करीब 3 घंटे में सड़क से मिट्टी हटाकर रास्ता साफ कराया गया। मामले से संबंधित व्यवसायी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सबसे पहला रोड में महानेश्वर के जो संचालक है उनके द्वारा मिट्टी गिराया गया है रोड किनारे, जिस कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। तो हम लोग अभी हम हैं, अंचलाधिकारी सर हैं, थाना प्रभारी हैं और उनके पूरी टीम है। हम लोग इससे अभी हम लोग इनको निर्देश दिए हैं कि ये इसको 2 घंटे में उठवा लें, न तो पे जो भी कार्रवाई की जाएगी। आए दिन कभी इधर मिट्टी गिराते, कभी उधर मिट्टी गिरा के बाधित करते, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर जुर्माना भी कर रहे हैं हम लोग। गुमला में इस साल आम्रपाली आम की बम्पर पैदावार से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत लगाए गए आम के बाग अब अच्छी पैदावार दे रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है। बसिया प्रखंड में भी आम की खेती से किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। किसानों का कहना है कि पहले उग्रवाद के कारण लोग पलायन करते थे, लेकिन अब वे अपने खेतों में आम की बागवानी कर बेहतर कमाई कर रहे हैं। गुमला के आमों की महक इन दिनों विदेशों तक पहुंच रही है। आपको बता दें, कल ही जिला प्रशासन के द्वारा आम्रपली जो आम है उसका निर्यात दुबई के लिए किया गया है। तो इस वक्त मौजूद है आज हम गुमला के बसिया प्रखंड में, और यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से यहाँ भी जो आम का जो पैदावार है वो काफी अच्छा हुआ है। हम लोग का अच्छा पैदावार हो रहा है। हम लोग 5 साल पहले आम बागान लगाए थे और हम लोग का आम को ये खरीद के पंकज सिंह खरीद के मतलब बाहर पैसा कमा रहे हैं। अच्छा बिजनेस चल रहा है। सरकार द्वारा दिया गया है आम्रपाली का जो बागान, उसे आम बेच के हर एक साल मतलब 2 लाख 3 लाख एक किसान करके कमा जाता था। पलायन हो रहा था, अभी बागान का खेती करके और गांव घर में सारे किसान मजदूर हैं वो अच्छा कमा रहे हैं, और जो पलायन हो रहा था अपने गांव में अभी रह रहे हैं। और जो नक्सली का प्रभाव था, जैसा कि लोगों ने बताया कि यह जो इलाका है काफी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब समय के साथ स्थिति बदली और आज यह उग्रवाद प्रभावित जो इलाका था वो आम और धान की खेत में आपको नजर आएगा। आम की महक ही जो गुमला की पहचान है उसको विदेशों तक ले जा रही है, और इसका जो किसान है जो आम की खेती कर रहे थे वो भी अपना जीवनी अच्छी तरीका से चला ले रहे हैं। तो रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। छोटे